गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन जो है फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग क्या मतलब एक तरह से पूरा हमने कंप्लीट ही कर लिया। आप लोगों की तरफ से पढ़ना बाकी रह गया, बाकी मेरी तरफ से जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमारा अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। क्या होते हैं सैद्धांतिक आधार? वो आधार या वो नियम जिसके आधार पर एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं नियम है हमारे, ठीक है, वो नियम जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे, ठीक है, जिसके आधार पर हम लेखांकन या जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, लेखांकन का कार्य करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे पास, और हमें इन लेखांकन सिद्धांतों की क्यों जरूरत पड़ी? सबसे बड़ी बात है कि एक अगर हम बात करें एक जैसी संस्थाओं की, एक जैसे व्यापार की, अगर उनके अंदर या उनमें अगर एक समान विधियां ना अपनाई जाए तो हम तुलना नहीं कर सकते, हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि किस कारण से कोई पीछे रह रहा या किस कारण से कोई जैसे अगर मैं कह दूं मैं आपका एग्जाम लूं क्लास में, हर बच्चे के लिए अगर हम पेपर अलग बनाए तो क्या हम आपका एनालिसिस कर पाएंगे आपकी क्लास में से कौन इंटेलिजेंट बच्चा? कभी नहीं, क्योंकि आप सभी एक ही क्लास में हैं। तो आप लोगों के लिए एक जैसा ही पेपर बनाते हैं समरूपता रखने के लिए, ताकि पता लगे वास्तव में कौन कितना पढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है हमारे पास लेखांकन में सैद्धांतिक आधार का कि हमारे पास लेखांकन के जितने भी मेथड है, जैसी भी स्थितियां हैं, चाहे उसके अंदर कुछ चेंज हुआ कुछ भी, उसमें क्या हो जाए, एक रूपता हो जाए। जैसे आपका जीएसटी लगाया गया, एक देश और एक टैक्स, ऐसा हमने उसके आगे स्लोगन भी पढ़ा है कि एक ही देश और एक प्रकार का टैक्स जो अप्रत्यक्ष टैक्स है। तो देखिए हमने लेखांकन के सिद्धांत बनाए इसलिए कि लेखांकन अभिलेखों में क्या लाने के लिए, समरूपता। समरूपता यानी कि समानता, एक तरह से किसमें समानता, लेखांकन में। किसमें? लेखांकन को लिखने में। हम बात किसकी कर रहे हैं, अभिलेखन की कर रहे हैं, तो लेखांकन को लिखना, लिखना मतलब अकाउंट्स बनाना, ठीक है, क्या बनाना, एक तरह से अकाउंट बनाना। तो लेखांकन अभिलेखों में समान रूपता व एक रूपता लाने के लिए क्या किया गया, लेखांकन सिद्धांतों का इन्वेंशन हुआ या लेखांकन सिद्धांतों का उद्भव हुआ, ताकि जितने भी हमारे पास जिन व्यापारियों को, जिन संस्थाओं को लेखांकन करना अनिवार्य है, वो एक ही रूल रेगुलेशन फॉलो करके उनको कर सके। एक प्रकार की संस्था, जैसे हमने कहा जितनी भी स्कूलें हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कंट्रोल है, और एक नियम, एक तरह के नियम आपको देती है। आप देखिए चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ठीक है, उसके बाद हाफ ईयरली, थर्ड टेस्ट और एनुअल एग्जाम, सभी बटे हुए, कहीं सेमेस्टर बोलते हैं, कहीं टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, कहीं प्रोजेक्ट बोलते हैं, अलग अलग वर्ड काम में लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चीजें तो वो सेम ही है कि आपके इतनी तरह के टेस्ट होंगे, देन आपको फाइनल में रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये यही कह रहा है। और ऐसा क्यों किया, एक रूपता लाने के लिए। अगर ऐसे एक रूपता नहीं होती तो जैसे मैंने कहा मेरा स्कूल है, मेरी मर्जी है, दीपावली पे मैं घूमने जाती हूँ, तो मैं जो 2 महीने की छुट्टियां होती है वो दीपावली पे करती, ठीक है। कोई कहता नहीं मुझे बहुत गर्मी लगती है तो हम गर्मियों में छुट्टियां, कोई कहता नहीं सर्दियों में मुझे बहुत सर्दी लगती है मैं तो छुट्टियां सर्दी। तो क्या होता, आपके भाई बहन की जो छुट्टियां होती है आपकी नहीं होती, आपकी होती तो पड़ोसी की नहीं होती, कितना इनबैलेंस होता, बहुत ज्यादा। आप सोच कर देखिए। तो उन सभी में एक जैसी संस्थाओं में एक रूपता लाने के लिए क्या किया, सिद्धांतों को लागू किया गया। तो हमारे लेखांकन के सिद्धांत किसमें एक रूपता लाएंगे, लेखांकन अभिलेखों में। फिर ये सिद्धांतों का इन्वेंशन कैसे हुआ, अनुभव से। अगर आप एक ही काम को बार बार करोगे तो आप उसमें कुछ न कुछ नई टेक्निक जरूर अपनाओगे। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपने देखा होगा अब बिल्कुल आराम से, चाहे खड्डा आ रहा, ब्रेक आपको पता होता है इस खड्डे से मैं निकाल लूंगा, ऐसे कर लूंगा। आपने जब नई नई गाड़ी सीखी थी तो आपको याद है ब्रेक की जगह आप एक्सीलेटर देते थे, क्यों? आपको अनुभव नहीं था, आपको प्रैक्टिस नहीं थी। तो देखिए अनुभव के आधार पर हमने इसका इन्वेंशन किया, प्रयोग, हमने प्रयोग करके देखा, तभी तो हम क्या कर पाए, उसको प्रैक्टिकली लागू कर पाए। हाँ, हमने ऐसा किया तो हमारे पास रिजल्ट उस अकॉर्डिंग आया जिस अकॉर्डिंग हम चाहते थे, ठीक है। जैसे आप लोग भी प्रयोग करके देखते हो, कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मुझे सुबह जल्दी पढ़ाई अच्छी आती है, उसने प्रयोग करके देखा। आपका दोस्त कहता है नहीं रात को लेट नाइट तक पढ़, शांति रहती अच्छी पढ़ाई होती है, आपने ये प्रयोग किया, हाँ तुम सही कह रहे थे, रात को अच्छी पढ़ाई होती। क्या करके देखे, प्रयोग।
और प्रयोग करने के बाद रिजल्ट आया तब आपने उसको फॉलो किया। यस, मैंने तेरे कहने पे ये काम किया था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो मेरा रिजल्ट अच्छा था, हमने क्या किया, प्रयोग। तो ऐसे ही अकाउंटिंग जो लोग कर रहे थे, हम इतिहास पढ़कर आए हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे थे जो लोग, उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर ही इसको क्या किया, लागू किया। फिर कह रहा है पेशेवर व्यक्ति, जितने भी प्रोफेशनल थे, हमने कहा प्रोफेशनल के लिए एक स्पेशल डिग्री चाहिए। जैसे अगर वकील है तो उसने LLB किया होगा इसलिए वो वकील है। अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने 100% MBBS किया होगा इसलिए मैं डॉक्टर हूँ। मैं टीचर हूँ, मैंने B.Ed किया इसलिए मैं टीचर हूँ। ठीक है, अगर आप CA करते हो, ठीक है, जो भी एग्जाम में पास करते हो तो आप CA बनते हो, CS क्वालिफाई करोगे तो CS बनोगे। यानी एक डिग्री आपके पास होगी, वो काम करने के लिए उनको कहते हैं पेशेवर व्यक्ति। आप BS में पढ़ोगे पेशा, व्यापार, रोजगार, ये सब में अंतर। फिर किसने, सरकार भी इंटरफेयर करती है, कितने पे टैक्स देना है, कितने पे नहीं देना है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम अकाउंटिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स निकालते हैं। ठीक है, तो सरकार ने जैसे अभी आपके इन्वेंशन किया कि अब GST दोगे, तो हमारे जितना भी अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया, GST। तो देखो सरकार भी इंटरफेयर करती है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किस पर, अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, पेशेवर व्यक्ति जो लगातार इस काम को कर रहे थे, ठीक है, और सरकार ने, इन सब ने मिलकर क्या किए, हमको ये रूल दिए और हम इन रूल को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करेंगे। फिर कह रहे हैं ये स्थिर प्रकृति के ना होकर कैसे है, लोचशील है। जैसे मैंने कहा, अगर आप 11th में आए और किसी कारण से फर्स्ट टेस्ट का लास्ट पेपर नहीं दे पाए तो आपको 11th में फेल कर देंगे क्या, नहीं, आपको कहा जाता है आप मेडिकल दीजिए या बाद में पेपर देना, सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। कैसा है, लोचशीलता। लेकिन बोर्ड का पेपर नहीं दिया तो उसमें एब्सेंट लग जाएगी, वो बाउंडेशन है। लेकिन देखो कहीं लोचशीलता है तो कहीं कठोर है। सेम स्थिति यहाँ भी है, अकाउंटिंग में भी है। कुछ नियम आपको फॉलो करने ही करने हैं, कुछ नियम में आप अपनी मर्जी से उसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं। मेथड में है आपकी मर्जी, आपका जैसा व्यापार है वैसा आप मेथड अपना सकते हो। जो आपने मेथड अपना लिया उसको आपको लागू करना रहेगा। अगर किसी कारण से उस मेथड में चेंज करते हो तो आपको उस चेंज का कारण देना पड़ेगा कि हमने किस कारण से उसको चेंज किया। अब देखो मेरा आधारभूत संकल्पनाएं निम्नलिखित है। आओ कौन कौन सी है, आज हम 3 जो है अवधारणाएं उनको पढ़ेंगे। हम व्यापारिक अवधारणा कहते हैं, संकल्पना कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, ये सब एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहला है व्यापारिक इकाई अलग अस्तित्व की अवधारणा। इसके अंदर क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है अलग अस्तित्व की अवधारणा। किसका अलग अस्तित्व, व्यापार और व्यापारी का। हमारा ये पहला नियम, पहली संकल्पना, पहली अवधारणा ये कहता है कि जब आप व्यापार कर रहे हो तो अपने आप को व्यापार से अलग रखो। ठीक है, यानी व्यापार और व्यापारी दोनों क्या होंगे, अलग अलग। क्यों अलग होंगे, क्योंकि अगर मैंने अपने खर्चे व्यापार में, मान लीजिए मैं व्यापार चलाती हूँ, अपने पर्सनल खर्चे, टूर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, वो खर्चा भी मैं व्यापार में दिखा रही हूँ, तो व्यापार के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनकम कम हो रही है, तो लॉस दिखाएगा मेरा व्यापार। जबकि वास्तविक में ऐसा है नहीं। आप 5 रुपए की चीज़ ला रहे हो और उसको 7 रुपए में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है डेफिनेटली 2 रुपए का। ठीक है, लेकिन आप तो कह दो कि मैं 8 रुपए खर्च कर रही हूँ और वो 7 रुपए पूरे के पूरे व्यापार, सॉरी मैं 7 रुपए खर्च कर रही हूँ और वो पूरे के पूरे मैंने व्यापार से उठा लिए। अब आप कहोगे व्यापार में जो है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं। 5 रुपए की चीज़ थी, हमने बेची और हमारे पास रुपए नहीं बचे। रुपए कैसे बचेंगे भाई, आपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से रुपए ले लिए। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाती है, हमें सही लाभ हानि ज्ञात नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला नियम ये कहता है कि व्यापार और व्यापारी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी व्यापारी व्यापार से अलग है, व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। व्यापार में होने वाले खर्चे व्यापार में लिखे जाएंगे और व्यापारी का किसी भी प्रकार का निजी खर्चा है तो वो व्यापार में नहीं लिखा जाएगा। किस कारण से नहीं लिखा जाता, अलग अस्तित्व की अवधारणा से। और क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमें सही लाभ हानि ज्ञात नहीं होगा। और इसी अवधारणा के आधार पर आपके जो सवाल बनते, इसी अवधारणा के आधार पर हम पूंजी को कहाँ दिखाते हैं, हम पूंजी को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, यानी कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। और आहरण का भी क्या करते हैं, लेखा। हमसे सवाल पूछेगा कि पूंजी को दायित्व में किस अवधारणा के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो अलग अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत। आहरण का लेखा किस अवधारणा के अंतर्गत किया जाता है, तो अलग अस्तित्व की अवधारणा के
आधार पर किया जाता है। ये आपके दो सवाल बनते हैं, ठीक है। और व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग है। यह कौन सी अवधारणा बताती है? अलग अस्तित्व की अवधारणा या फिर व्यापारिक इकाई अवधारणा। नेक्स्ट देखो, मुद्रा मापन संकल्पना, यानी कि मुद्रा में मापना। हम कह सकते हैं उन्हीं व्यवहारों का लेखा करते हैं जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। जैसे हमने कहा किसी भी प्रकार का लेन देन होगा, अगर हम उसको रुपए में वैल्यू कर सकते हैं तो ही उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। हमारा बॉस बहुत अच्छा है, हम नहीं लिख सकते। हमारे साथ करने वाला कर्मचारी बहुत ईमानदार है, हम उसको भी नहीं लिख सकते, ठीक है। आज बॉस ने मुझे जो है मिठाई खिलाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, हम उसको भी मेंशन नहीं कर सकते। मिठाई की वैल्यू कर सकते लेकिन वो उसके निजी खर्चे में आ जाएगी, ठीक है। बॉस मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, हम नहीं लिख सकते, ठीक है। कुल मिला के वो सारे व्यवहार आएंगे जिसको हम किस में लिख सकते हैं, किस में माप सकते हैं? मुद्रा में। बिना वैल्यूएशन के हम किसी भी चीज को अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। मैं कहती हूँ ये बिल्डिंग, हम सीधा सा हिसाब लगा लेते, कम से कम 5 करोड़ की होगी, हमने उसकी क्या की? वैल्यूएशन, ठीक है। कितनी अच्छी है ये नहीं, वैल्यूएशन क्या है उसका, वो बात। फिर है सतत व्यापार संकल्पना, ठीक है। सतत व्यापार संकल्पना का मतलब था लगातार चलना, ठीक है। किसका? भाई व्यापार का। हम जब भी दुकान लगाते हैं, हम जब भी व्यापार करते हैं, हम यही सोचते हैं कि भगवान हमारा व्यापार फले फूले खूब जो है बढ़े, हम इतनी सी दुकान से बड़े बड़े और बड़े शोरूम तक पहुंच जाए। तो देखिए निरंतर चलना जरूरी है, लंबे समय तक व्यापार का चलना जरूरी है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो हमारी ये संकल्पना यही कहती है, ऐसे नहीं कि मेरे पास एक पुराना कोई स्कूटर था और मैंने उसको बेच दिया, मैंने कहा प्रॉफिट हुआ मैं तो व्यापार करती हूँ, ये आपके व्यापार में काउंट नहीं होगा। जो चीजें आप कभी कभार करते हैं वो आपके व्यापार में इंक्लूड नहीं थी। हाँ, अगर मेरी दुकान यही होती, मैं पुराने स्कूटर खरीदती हूँ, उसका रंग रोगन कराती हूँ और फिर उसको नए मूल्य पर बेचती हूँ, तो ये मेरा व्यापार है और हम उसको जरूर लिखते कितने में खरीदा, कितना खर्चा किया और कितने में बेचा। लेकिन अगर ये काम कभी कभार होता है तो मेरे व्यापार में नहीं आएगा। तो देखो सतत व्यापार संकल्पना ये कहती है कि हमारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा और इसी संकल्पना के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम परिसंपत्तियों या एसेट्स को व्यापार में खरीदते हैं, किराए पर नहीं लेते। क्या करते हैं? खरीदते। जैसे मैंने कहा मैंने एक दुकान लगाई, मान लीजिए इसमें 50,000 रुपए का फर्नीचर बन रहा है। अगर मुझे पता हो कि 6 महीने में ये दुकान बंद होने वाली है तो क्या मैं 50,000 रुपये लगाकर वो फर्नीचर करवाऊंगी? क्या? कभी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन हमने जब दुकान लगाई हमने यही सोचा ये फर्नीचर मेरे लॉन्ग लाइफ काम आएगा क्योंकि दुकान मेरी चलेगी, लगातार चलेगी, इसीलिए, ठीक है। अगर मुझे पता होता हम किराए पे भी, क्योंकि अगर हमारा व्यापार लंबे समय तक चलता है तो हम वस्तुओं को किराए पर लेते तो हमें बात कौन सी आती है, उतने किराए में क्या होगा, हमारे पास वस्तु नहीं आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछ ले परिसंपत्तियों को क्रय या व्यापार में संपत्तियों का क्रय किस अवधारणा के आधार पर किया जाता है, तो सतत व्यापार संकल्पना पर। किराए पर नहीं लेते, हम खरीदते। क्यों खरीदते? हम ये मानकर चलते हैं हमारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा और हमें इन सब चीजों की जरूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए हम बार बार किराया ना देकर क्या करें, उन चीजों को खरीद ही लेते हैं ताकि उसकी वैल्यूएशन भी रहेगी, उसका मूल्य भी रहेगा और हमारा व्यापार का संचालन भी कैसा होगा, लगातार होगा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट में मैंने समझाया है, आप सभी बुक्स में पढ़ना, मैं नोट्स भेज रही हूँ उसको भी पढ़ना। थैंक यू।